एंड आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट सेकेंड का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड का अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले आता है हम लोग का रॉक के बारे में पढ़ना और टिम्बर के बारे में इस यूनिट में पढ़ना है। अगर रॉक के क्लासिफिकेशन का हम लोग अगर बात किया जाए तो रॉक का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है। इसे और भी तरीके से किया जाता है लेकिन उतना का ज़्यादा ज़रूरत नहीं। 3 तरीके से कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है? सबसे पहला है जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन और फोर्थ है अकॉर्डिंग टू फिजिकल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रॉक को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है इग्नियस रॉक, सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है ये जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि सॉइल के फॉर्मेशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। सबसे पहले आते हैं इग्नियस रॉक पे। इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक जो है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो रॉक का फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक हमें 2 तरह का होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो रॉक अर्थ सरफेस के अंदर आ जाता है उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, और जो रॉक यानी कि वो मोल्टन लावा का फॉर्म होता है तो वो ठंडा होने के बाद वो रॉक बनता है। तो जो रॉक सरफेस के अंदर बनता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, और जो रॉक सरफेस के बाहर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, फर्दर इंट्रूसिव रॉक को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है प्लूटोनिक और सेकेंड है हाइपाबासा। जो अर्थ सरफेस के सैलो डेप्थ पे मिलता है उसको बोलते हैं हाइपाबासा, और जो अर्थ सरफेस के ग्रेट डेप्थ पे मिलता है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक। ये अर्थ सरफेस ज़्यादा नीचे में पाया जाता है। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि एक्सट्रूसिव का एग्जांपल यहाँ पर हो जाएगा बेसाल्ट, प्लूटोनिक का एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट, ये हाइपाबासा का एग्जांपल हो जाएगा डोलोराइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेडिमेंट को जमने से फॉर्मेशन हो जाता है। एक के ऊपर एक सेडिमेंट आ करके और इकट्ठा होते जाता है, और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। सेडिमेंट्री रॉक को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक और ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक को टूटने के बाद इसका फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक 3 तरह का होता है, थर्मल मेटामॉर्फिक, डायनेमिक थर्मल और काटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको क्लासीफाई किया गया है सिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक और आर्जिलेसियस रॉक। ठीक ना, जैसे 50% से ज़्यादा अमाउंट रहेगा सिलिका का उस तरह के रॉक को बोलते हैं सिलिशियस रॉक। कैल्शियम का अमाउंट अगर 50% से ज़्यादा रहेगा तो बोलेंगे कैलकेरियस रॉक, और अगर एलुमिना का अमाउंट 50% से ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे आर्जिलेसियस रॉक। ठीक है, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि रॉक जो है वो दिखता कैसा है उसका सरफेस के बेसिस पे। तो इसमें क्लासिफिकेशन किया है स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक में क्या होता है कि ये रॉक जो है रॉक का फॉर्मेशन लेयर बाय लेयर हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में क्या होता है कि ये जो होता है इस रॉक का फॉर्मेशन जो है वो लेयर बाय लेयर नहीं होता है, ये यानी कि ये रॉक जो है वो लेयर बाय लेयर नहीं बना हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। और थर्ड आपका है फोलिएटेड रॉक जो कि बाहर से दिखता नहीं है लेकिन वो लेयर बाय लेयर ही बना रहता है। इसका एग्जांपल है स्लेट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओरिजिनल रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कौन से आपको अभी तुरंत बताया कि मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्मेशन होता है वो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक को टूटने के बाद फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे है कि लाइम स्टोन से टूट करके कौन सा रॉक बनता है? तो मार्बल बनता है। ग्रेनाइट से टूट करके कौन सा रॉक बनता है? तो ग्रेनिज बनता है। सेल से टूट करके कौन सा रॉक बनता है? तो स्लेट बनता है। और सैंड स्टोन से कौन सा रॉक बनता है? तो क्वार्टजाइट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट ही हमारा यहाँ पे रॉक है और रॉक का कंपोजिशन लिखा हुआ है कि कौन सा रॉक जो है वो कौन कौन सा मिनरल से मिल करके बना हुआ रहता है। तो ग्रेनाइट जो होता है वो कौन कौन से मिनरल से मिल करके बनता है, तो माइका, फेल्ड्सपार और क्वार्टजाइट। ग्रेनाइट किससे मिलकर बनता है, तो फेल्ड्सपार और क्वार्टजाइट। सैंडस्टोन किससे मिलकर बनता है, सिलिका, लाइम और क्वार्टजाइट। स्लेट किससे मिलकर बनता है, तो क्ले और एलुमिना। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, यानी कि एक गुड बिल्डिंग स्टोन का क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। फर्स्ट है अपीयरेंस एंड कलर। एक गुड बिल्डिंग स्टोन का एक अच्छा कलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए और अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए। स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन का जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेहतर है। ऐसे 2.7 नॉर्मली स्टोन का ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। कॉस्ट जितना कम रहेगा स्टोन का उतना ज़्यादा बेहतर है, उतना अच्छा है। बर्केबल, स्टोन को बर्केबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टोन लेकर आ गए हैं, सस्ता मिल गया है लेकिन वो बर्केबल है ही नहीं, उससे हम लोग उसको किसी भी शेप में उसको हम लोग नहीं ढाल पा रहे हैं, उससे हम लोग कोई वर्क कर ही नहीं पा रहे हैं। तो स्टोन को जो है बर्केबल रहना चाहिए। सेकेंड, हार्ड और टफ रहना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस रहना चाहिए जिससे उसमें आग वगैरह तुरंत ना लग जाए। लाइम स्टोन जो होता है उसको हम बिल्डिंग स्टोन के रूप में यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आग धर लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू एसिटिक रेन, यानी कि एसिटिक रेन से रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरेबल होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू नेचुरल एजेंसी, यानी कि बारिश वगैरह से, धूप वगैरह में यह स्टोन जो है वो तुरंत ख़राब ना हो जाए, इस तरह का स्टोन होना चाहिए। 11th है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्टोन का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो जितना कम रहेगा उतना बेहतर है। और इसका जो जनरली वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टोन का। ये हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर अलग से डिफाइन किया गया है, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। अपीयरेंस एंड कलर हो गया, अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए और यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.7 होना चाहिए गुड बिल्डिंग स्टोन का, और ये वेरी करना चाहिए 2.5 से लेकर के 3 तक। अगर 2.5 से अगर कम रहेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी तो उसको हम बिल्डिंग स्टोन में यूज नहीं करेंगे। कॉस्ट हमारा जो है वो जितना पॉसिबल हो सके उतना कम होना चाहिए। बर्केबल अच्छा स्टोन होना चाहिए ताकि उसको हम आसान से ड्रेसिंग वगैरह कर सकें। हार्डनेस और टफनेस, स्टोन जो है वो हार्ड होना चाहिए और टफ होना चाहिए ताकि किसी पर्पज़ से उसको अगर यूज करेंगे स्ट्रक्चर को बनाने में तो स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ज़्यादा मजबूती देगा। फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस टू एसिटिक रेन होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए अच्छा खासा। रेजिस्टेंस टू नेचुरल एजेंसी, ये सारा चीज़ बता दिए हैं, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्यूरिंग ऑफ स्टोन। क्यूरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है कि स्टोन जो है वो जैसे पहाड़ वगैरह है तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा स्टोन रहता है, तो बड़ा रॉक में से स्टोन को तोड़ना, यानी कि एक बड़ा सा रॉक को छोटा छोटा पार्ट में उसको डिवाइड करना, उसको तोड़ना ही कहलाता है क्यूरिंग ऑफ स्टोन। तो क्यूरिंग करने का मेथड क्या होता है, तो क्यूरिंग करने का 2 मेथड होता है। एक तो आपका होता है ब्लास्टिंग मेथड, यानी कि उसमें उसको ब्लास्ट करके रॉक को जो है वो ब्लास्ट करके और उसको रॉक को तोड़ा जाता है। या फिर होता है नॉन ब्लास्टिंग मेथड, या बिना उसको ब्लास्ट किए वगैरह उसको तोड़ा जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग ब्लास्टिंग मेथड क्या होता है, इसमें ब्लास्टिंग मटेरियल के रूप में कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है। देखिए ब्लास्टिंग मटेरियल हमारा कुछ इस तरह से होता है कि अगर सपोज करिए कि ये अगर हमारा रॉक है, ठीक है, तो ये अगर रॉक है, बड़ा सा रॉक है, तो इसमें हम एक छोटा सा ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद उसके अंदर में यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल भरते हैं। एक्सप्लोसिव मटेरियल का हाइट क्या होगा, तो h/2 to h/3 इसका हाइट रहेगा एक्सप्लोसिव मटेरियल का। हम जिस भी एक्सप्लोसिव मटेरियल का यूज करेंगे उसको अंदर में भर देंगे, उसके बाद उसको ऊपर से जो है वो पैक कर देंगे। किस चीज़ से पैक करेंगे, तो पाउडर, क्ले या सॉइल सैंड से मिला करके उसको पैक कर देंगे। यहाँ से इसको एक फ्यूज लगा देंगे और ये फ्यूज काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और फिर फ्यूज में हम लोग फायर करते हैं, मतलब इसको में आग लगाते हैं, तो ये जो है वो धीरे धीरे जलते जलते आएगा और यहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल के बाद जब पहुँचेगा तो ये ब्लास्ट करेगा और ये पूरा रॉक जो है वो टूट करके और बिखर जाएगा। ये होता है ब्लास्टिंग मेथड, आप लोग इसको आगे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है जो अभी आप लोग को बताएं। अब देखिए ब्लास्टिंग मटेरियल के रूप में जो है वो यूज क्या किया जाता है, तो
ब्लास्टिंग पाउडर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग गन पाउडर भी बोलते हैं। इसमें कौन क्या क्या चीज़ मिला हुआ रहता है, तो NaNO3 रहता है या KNO3 रहता है, सल्फर रहता है और चारकोल रहता है। डायनामाइट यूज होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल के रूप में। इसमें क्या रहता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन रहता है और इनर्ट मटेरियल रहता है। नाइट्रोग्लिसरीन का परसेंटेज 60 होता है, इनर्ट मटेरियल का परसेंटेज 40 होता है। नेक्स्ट आते हैं विदाउट ब्लास्टिंग मेथड। विदाउट ब्लास्टिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें बिना ब्लास्ट किए हुए स्टोन को तोड़ा जाता है, रॉक को तोड़ा जाता है। यह है वेज मेथड, चैनलिंग मेथड और हीटिंग मेथड। ये क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो हमारा सपोज करके ये रॉक है, एक रॉक में क्या है कि सबसे छोटा सा एक ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद इसमें जो है वो दोनों तरफ जो है इस तरह से फीदर लगाते हैं। फीदर क्या होता है, एक स्टील का एक थिन लेयर होता है, बहुत पतला लेयर होता है स्टील का, उसको दोनों तरफ लगाते हैं और बीच में स्टील वेज रखते हैं और स्टील वेज के ऊपर जो है वो हैमर से बार करते हैं और हैमर से इसको ऊपर जोर से फोर्स लगाते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, तो ये जो है वो फट जाता है। और इसको जो है वो एक ही बार नहीं किया जाता है, इसको जो है वो इस तरह से यहाँ पे देखिए कि प्लान है इसका, तो यहाँ पे सारे जगह पे ये जो है वो किया जाता है, तो धीरे धीरे जो है ये फटेगा और इस तरह से स्टोन को जो है इससे तोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट है चैनलाइजिंग मेथड। चैनलाइजिंग मेथड क्या होता है कि चैनलाइजिंग मेथड में क्या करते हैं कि एक ऊपर से इसमें ड्रिल करते हैं, ऊपर से ड्रिल करते हैं और साइड से ड्रिल करते हैं और इस तरह से चैनल बनाते बनाते क्या करते हैं कि रॉक को जो है वो छोटा छोटा पार्ट में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं। हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड क्या होता है, कोई भी रॉक रहता है उसके ऊपर कोई भी जलने वाला मटेरियल डाल करके और रॉक के ऊपर उसको जला देते हैं और जला के उसको पूरा हीट कर देते हैं, जिससे रॉक जो होता है वो खुद ब खुद टूटने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ड्रेसिंग, यानी कि जब स्टोन को, अगर रॉक से हम स्टोन को तोड़ लिया, वो हमारे पास स्टोन छोटा छोटा पार्ट में है लेकिन वो उसका कोई शेप नहीं है, जो क्यूरिंग करके हम लोग स्टोन को लाए हैं उसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है, तो उसको एक पार्टिकुलर शेप देने के लिए उसको हम लोग करना पड़ेगा ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग यही चीज़ होता है कि स्टोन जो है उसको किसी भी पार्टिकुलर शेप में अगर हमको ढालना है तो उसको किया जाता है ड्रेसिंग। उसमें छोटा छोटा जो निकला हुआ पोर्शन उसको काटेंगे, जैसा स्टोन का हमको रिक्वायरमेंट है हम उस तरह का उस स्टोन को शेप देंगे, तो वही कहलाएगा ड्रेसिंग। ड्रेसिंग करने के यहाँ पे काफ़ी सारा मेथड है। फर्स्ट है आपका पिच ड्रेस, हैमर ड्रेस, चिजल ड्रेस, टूलिंग ड्रेस और पंच ड्रेस। ये सारा के यहाँ पे लिखा हुआ है, सब इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, आप लोग यहाँ पे उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टूल्स दिया गया है जो कि स्टोन मेसोनरी में यूज होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, तो वो यूजफुल वुड जिसको हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस से यूज कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह को बनाने में, उसको बोला जाता है टिम्बर। अगर हम टिम्बर क्लासिफिकेशन का बात करें या ट्री का क्लासिफिकेशन का बात करें तो ये बांटा गया है अकॉर्डिंग टू बोटनिकली, अकॉर्डिंग टू नेचर और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अगर अकॉर्डिंग टू बोटनिकली देखें तो ये होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म उस तरह के ट्री को बोलेंगे जिसका सीड जो होता है वो कवर सीड होता है, यानी कि उसका बीज जो होगा वो कवर रहेगा। और अगर विदाउट कवर का अगर बीज उसका रहेगा उसका सीड, तो उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर के बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है, डेसिडिवस ट्री और कोनिफर या एवरग्रीन ट्री। ये क्या होता है, जो डेसिडिवस ट्री होता है इसका जो पत्ती होता है, इसका जो लिप्स होता है वो फॉल कर जाएगा सीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो कोनिफर ट्री होगा उसका जो पत्ती रहेगा वो कभी फॉल नहीं करेगा, इसलिए इसको एवरग्रीन ट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉफ्ट टिम्बर और हार्ड टिम्बर में इसको क्लासिफाइड किया गया है। सॉफ्ट टिम्बर वो होगा जिसका स्ट्रेंथ कम रहेगा, हार्ड टिम्बर वो होगा जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर यहाँ पे है, यानी इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसमें कौन सा पार्ट क्या होता है, ये टिम्बर का पूरा क्रॉस सेक्शन है। जो टिम्बर का सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको बोला जाता है आउटर बार्क, उसके अंदर का लेयर को बोला जाता है इनर बार्क, और उसके अंदर को लेयर को बोला जाता है कैम्बियम लेयर, जहाँ पे सैप वुड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है सैप वुड में उसको बोला जाता है सैप वुड।
अंदर वाले पोर्शन को बोला जाता है हार्टवुड या हार्डवुड। ये जो रे इस तरह से आता है रेडियली, इसको बोला जाता है मेडुलरी रे। और ये जो रिंग बनता है, इस तरह से जो रिंग बनता है, इसको बोला जाता है एनुअल रिंग। और सबसे अंदर वाले पोर्शन को जो है वो बोला जाता है पिच। यहाँ पे सारा का डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो भी इसका कंपोनेंट है, जो भी इसका पार्ट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। एनुअल रिंग जो होता है वो डिसाइड करते, एनुअल रिंग को देखने से ये पता लगता है कि वो ट्री जो है वो कितना पुराना है, कितना साल का है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो टिम्बर क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर एब्जॉर्प्शन। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जितना वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। हर एक चीज़, हर एक जगह पे एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, शियर स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए। इस सब लोग को सारा बताया है डिटेल में कि फाइबर जो रहता है टिम्बर का वो किस तरह से होता है और उसका स्ट्रेंथ कैसे कैसे होता है, कैसे उसको आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका सारा प्रॉपर्टी का यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा था यूजेज ऑफ टिम्बर, यानी कि टिम्बर का जो है हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखिएगा, फॉर हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक कॉलम, पायर, ट्रस ETC। फॉर लाइट वेट कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक डोर, विंडो, फ्लोरिंग ETC। फॉर अदर परमानेंट वर्क लाइक रेलवे स्लीपर, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब में भी टिम्बर का यूज होता है। फॉर टेम्पोरी कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक सेंटरिंग, शटरिंग, सेंटरिंग और शटरिंग जो लगाते हैं, जो फॉर्म वर्क लगाते हैं मकान को बनाते समय, वो फोल्डिंग या फिर सोरिंग के रूप में भी यूज होता है। फॉर बॉडी वर्क ऑफ ट्रेन, बस, ट्रेन या बस का जो बॉडी बना हुआ रहता है वो भी टिम्बर से बना हुआ रहता है। फॉर डेकोरेटिव पर्पस फर्नीचर लाइक फर्नीचर, कार्डबोर्ड ETC। और स्पोर्ट्स का सामान बनाने में, जैसे बल्ला वगैरह बनाने, बैट वगैरह बनाने में या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी टिम्बर का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो अभी आप लोग को बताएं कि इस टिम्बर में जो होता है वो लिक्विड मॉइस्चर मौजूद रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सैप। तो वो सैप को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है सीजनिंग ऑफ टिम्बर। अब सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है नेचुरली सीजनिंग, एक होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग वो सीजनिंग होगा जिसमें क्या है कि नेचुरल एजेंसी के द्वारा सीजनिंग किया जाएगा। आर्टिफिशियल सीजनिंग वो सीजनिंग होगा जिसमें कोई अलग से प्रोसेस लगेगा सीजनिंग करने के लिए। सबसे पहले आता है नेचुरल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक होता है एयर सीजनिंग और सेकेंड होता है वाटर सीजनिंग। एयर सीजनिंग क्या होता है कि टिम्बर को ऐसे ही खुला एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा, जिससे एयर की मदद से वो जो है उसमें जो सैप प्रेजेंट है वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो उसको बोलेंगे एयर सीजनिंग। सेकेंड है वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग में क्या करते हैं कि टिम्बर को जो है वुड को वो पानी में डाल करके कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं, लगभग 2 से 4 सप्ताह तक इसको छोड़ देते हैं, 2 to 4 वीक। उसके बाद उसको निकाल करके उसको ड्राई करते हैं, उसको सुखा देते हैं, तो उससे में जो सैप प्रेजेंट होता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या हो जाएगा? ये होता है आर्टिफिशियल सीजनिंग बाय बॉइलिंग, सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, किल्न सीजनिंग, इलेक्ट्रिक सीजनिंग। सीजनिंग बाय बॉइलिंग में क्या किया जाता है कि पानी को बॉयल किया जाता है और उसमें टिम्बर को डाल दिया जाता है। केमिकल सीजनिंग में क्या होता है कि केमिकल की मदद से जो है वो टिम्बर में से सैप को निकाला जाता है। किल्न सीजनिंग में क्या किया जाता है कि किल्न होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रखा जाता है और वहाँ मतलब एक रूम बनाया जाता है, किल्न बनाया जाता है, वहाँ पे टिम्बर को अरेंज करके उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से उसमें सैप जो होता है वो सूख जाता है। इलेक्ट्रिक सीजनिंग में क्या किया जाता है कि टिम्बर में से इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो पास कराया जाता है, तो इससे क्या होता है कि उसमें जो सैप प्रेजेंट रहता है वो सूखता है। तो ये सारा होता है और यहाँ पे सारा का आपका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये सब सारा चीज़ क्लास में डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं इसके वजह से। ये जो सेकेंड यूनिट का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं कि 2 पार्ट में कर देते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ टिम्बर से आगे।